जय हिंद बच्चों। आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम लोग नया अध्याय शुरू करने वाले हैं, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 3 जो कि हीट एंड टेम्परेचर था उसको बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, पूरा पढ़ लिया है। तो जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ मैं, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। और आप अपना प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको आगे चल के पढ़ने में समझने में कोई परेशानी ना हो। और जहाँ पर भी आपको समझ नहीं आता है वीडियो को आप रिकॉल कर लीजिए, दोबारा से देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएंगी क्योंकि हर चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझाई जा रही है। और सबसे पहले कापी और पेन निकाल करके आप बैठ जाइए। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि इस कोरोना के विकट परिस्थिति में आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट बात है वो बता देता हूँ। आवर्त सारणी के ऊपर 5 अलग अलग वैज्ञानिकों के मत थे जो उन्होंने दिए हैं अपने नियम के रूप में। उनको हमको समझना बहुत ज़रूरी है, उनको समझना और जानना भी ज़रूरी है। वे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा मोस्ले का आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले जो अलग अलग अवधारणाएँ थी आवर्त सारणी के ऊपर, उसको हम लोग पहले समझ लेंगे और जानेंगे कि क्या क्या उन्होंने कहा था, क्योंकि ये आपको जानना ज़रूरी है कि किस नियम को कौन वैज्ञानिक ने दिया था और उस नियम में क्या कहा गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये आपका इमेज में दिखाई दे रहा है आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, है ना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये अरस्तु महोदय ने भी यही चीज़ कहा है और हम लोग भी बचपन से ही सुनते आए हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है ना। तो क्या तत्व हैं ये? तत्व एक्चुअल में होते क्या हैं? और हम लोग इनको तत्व बोल के चलते हैं, तत्व सुनते आ रहे हैं, तत्व मानते हैं। तो एक्चुअल में तत्व क्या होते हैं? तो अरस्तु महोदय ने जो कहा था कि ये जो 5 तत्वों से मिलकर बना है ब्रह्मांड, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, तो इसी को लवाइजिए, एक वैज्ञानिक थे लवाइजिए, याद रखिएगा, मैं नाम आपको लिख देता हूँ, लवाइजिए। ठीक है, लवाइजिए ने एक अवधारणा दी और उन्होंने कहा कि देखिए, तत्व क्या होते हैं? वह पदार्थ जिसे और सरल पदार्थों में विघटित नहीं किया जा सकता। ये हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े है ना। तो जैसे अब हम बात करते हैं कि ब्रह्मांड जो हमारा जल से है बना हुआ, एक उसका पार्ट जल भी है, तो जल को हम लोग H2O बोलते हैं। तो इसको जल को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, H2 और O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में। तो देखिए, तत्व की परिभाषा क्या कहती है ना। तत्व की परिभाषा क्या कहती है? लवाइजिए के अनुसार, लवाइजिए जिन्होंने कहा था कि वह पदार्थ जिसे और सरल पदार्थ में विघटित नहीं किया जा सकता। तो देखिए, जल को तो हम लोगों ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित कर दिया, तो क्या ये तत्व है? तो ये अवधारणा उन्होंने खारिज कर दी और वास्तविक में जल तत्व नहीं है, ये आप भी जानते हैं, है ना। तो जल क्या है ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ये तत्व है या यौगिक है या मिश्रण है। ठीक है, तो ये तो खारिज हो गई सिरे से। जैसे अब एक और चीज़ की हम बात करते हैं, NaCl, जिसको हम लोग नमक बोलते हैं। तो नमक क्या होता है? इसको 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, Na और Cl, सोडियम और क्लोरीन। तो ये क्या तत्व है? नहीं, क्योंकि ये तो 2 भागों में विघटित हो गया। और तत्व की परिभाषा क्या कहती है? कि जिसे और सरल भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो नोट करिएगा, तत्व वह पदार्थ होते हैं जिसे और सरल पदार्थ में विघटित नहीं किया जा सकता। मतलब ये आखिरी पार्ट हो गया जो विघटित हो चुका है, अब इसमें और कोई विघटन नहीं हो सकता। तो अरस्तु की अवधारणा जो है और ये जो हमारी अवधारणा है, ये तो यहीं से खारिज हो जाती है कि ये एक्चुअल में ये तत्व नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि तत्वों को जानने के बाद, अलग अलग तत्वों को जानने के बाद अब उसको क्रम से रखने की, व्यवस्थित करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। क्रम से रखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्रम से व्यवस्थित करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जैसे आपको मालूम है कि हम लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ा है एटॉमिक नंबर, जिसे हम लोग बोलते हैं परमाणु क्रमांक, है ना। एटॉमिक वेट, जिसको हम लोग बोलते हैं परमाणु भार, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसको हम लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़े हैं। तो इसके अलग अलग क्रम में, अलग अलग जगह में एक सिस्टेमेटिक आवर्त सारणी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। तो लिवेजियर ने जिस समय वो अपनी अवधारणा दी थी वो भी बता देता हूँ। तो उस समय 33 तत्व थे और वर्तमान में 118 रासायनिक तत्व हैं। ठीक है, तो अब आप ही सोचिए कि आपके किचन में क्या होता है कि कुछ सामान अलग जगह होती हैं,
घर में कपड़े पहनने का ही देखिए आप, ठंडे के कपड़े अलग होते हैं, ओढ़ने के अलग होते हैं, गर्मी के दिन के अलग होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं ना, व्यवस्थित रहते हैं। तो तत्व को जब तक हम व्यवस्थित नहीं रखेंगे, एक दुकानदार भी क्या करता है कि सारे जो सामान होते हैं एक सिस्टमेटिक अरेंज करके रखता है ताकि उसको समय और ऊर्जा दोनों का बचत हो। तो सेम चीज़ यहाँ भी होता है कि हमारे पास जब 118 तत्व हैं, तो 118 तत्वों को हम लोग जब सिस्टमेटिक रूप से नहीं रखेंगे तो हम उसको प्रॉपर बता कैसे पाएंगे कि इसके क्या गुण हैं और कहाँ से हम उसको डिफाइन कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों को इसको क्रम में व्यवस्थित करने की आवश्यकता पड़ी है, जिसमें अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसमें व्यवस्थित करने का प्रयास शुरू किया था। तो उसमें 5 वैज्ञानिकों के जो प्रयास हैं वो और उनके जो नियम हैं उनको हमको पढ़ना है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो सबसे पहले चलिए हम लोग शुरू करते हैं डॉबे-राइनर का त्रिक नियम। ठीक है, डॉबे-राइनर का त्रिक नियम। चलिए, तो डॉबे-राइनर क्या थे? ये जर्मन वैज्ञानिक थे और इन्होंने जो तत्व को व्यवस्थित किया था वो उसके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार में व्यवस्थित किया था। और उन्होंने बताया था कि जो पहला और तीसरा वाला जो तत्व है ना, जब उसको एक स्तंभ के रूप में व्यवस्थित किया तो उन्होंने कहा कि पहला और तीसरा वाला जो तत्व है उन दोनों का परमाणु भार उसका बीच वाले तत्व के परमाणु भार, मतलब बीच वाला जो तत्व है वो पहला और तीसरा परमाणु भार वाले तत्व के औसत होंगे और उनके गुणधर्म भी औसत होंगे। समझ गए बात को? जैसे मैंने कहा कि ये पहला तत्व ए है और तीसरा तत्व मेरे पास सी है, तो कोई दूसरा तत्व जो होगा बी, है ना, जो बी होगा, बी जो होगा उसका जो रासायनिक भार है और रासायनिक जो गुणधर्म है ये इन दोनों का औसत होगा। समझिए बात को? जैसे ये 5 है और ये 15 है तो इसका औसत 10 होगा। तो वैसे ही इन्होंने त्रिक नियम लगाया और बोला कि पहले और तीसरे तत्व का जो भार है वो दूसरे तत्व का औसत होगा। ठीक है, मतलब दूसरे तत्व उस दोनों का औसत होगा। तो इन्होंने 3 त्रिक नियम दिए थे, है ना। तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि इन्होंने त्रिक नियम में 3 टेबल बनाए थे और उनके समय में जो त्रिक नियम थी उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं लिथियम की और सोडियम की और पोटेशियम की। तो लिथियम का परमाणु भार क्या होता है 6.9 और पोटेशियम का होता है 39.1। तो इन दोनों का औसत आप देखेंगे तो 223 आता है। तो ये इनके नियम को ये सेटिस्फाई करता है कि ये दोनों का जो एवरेज है वो सोडियम है। ठीक है, तो ये इन्होंने त्रिक नियम दिया था। तो ये हम लोगों ने जान लिया, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं घुसने का ज़रूरत है, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप समझिए और पढ़िए कि उन्होंने क्या कहा था। और यही वैज्ञानिक थे जिन्होंने उत्प्रेरक की भी खोज की थी, प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में भी पहचान की थी। तो उत्प्रेरक क्या होता है इसको भी आप आगे पढ़ेंगे। तो उत्प्रेरक जो होता है वो क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। जैसे नहीं बोलते हैं कि 2 लोग यहाँ पे आपस में लड़ाई कर रहे हैं मान लो जाए, और कोई तीसरा आया, वो क्या किया, वो ये दोनों को और भड़का दिया, तो इनके बीच में जो लड़ाई चल रही थी वो तो और बढ़ जाएगी ना। तो उत्प्रेरक भी एक वही काम करता है जिसको हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं। तो इनकी भी जो प्लेटिनम उत्प्रेरक की खोज भी इन्होंने की थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डॉबे-राइनर का त्रिक नियम। अब दूसरा जो वैज्ञानिक थे वो थे जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। ठीक है, जिसको हम लोग जनरली न्यूलैंड्स के नाम से जानते हैं, न्यूलैंड्स। तो जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स इनका पूरा नाम था। और ये जो थे ये इन्होंने अष्टक नियम की खोज की थी। अब अष्टक नियम कैसे बनाया था इन्होंने? जैसे हमारे संगीत के 7 सुर होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी, है ना, पा धा नी, उसके बाद फिर से सा का रिपीटेशन हो जाता है। तो देखिए 7 जो सा रे गा मा पा धा नी सा है, 7 संगीत के 7 सुर हैं। उसके बाद जो 8वां सुर है वो पहले सुर को ही रिपीट करता है। देखिए सा रे गा मा पा धा नी सा रिपीट करता है ना। ये हुए भारतीय संगीत। और जो हमारे जो पाश्चात्य संगीत है जिसको हम लोग जनरली आज विदेशी संगीत बोलते हैं, वो क्या है, डो रे मी फा सोल ला टी, और उसके बाद फिर आ जाता है डो। मतलब हर 8वां जो स्वर है वो पहले स्वर का रिपीटेशन करता है। तो उसी प्रकार से न्यूलैंड में भी जो इस दिया था अपना नियम, उसको अष्टक नियम इसीलिए कहा गया कि उसका जो हर 8वां जो तत्व का गुणधर्म है वो पहले तत्व के गुणधर्म से मिलता जुलता रहेगा। ठीक है, उसके मतलब एक निश्चित अंतराल के बाद उसकी गुणधर्म की पुनरावृत्ति होगी। और इन्होंने जब अपने गुणधर्म को दिया था तो वो हाइड्रोजन से शुरू किया था जो सबसे कम परमाणु भार वाले हैं। और उस समय इनके पास में 56 तत्व थे। जो आखिरी तत्व था वो था थोरियम। तो यहाँ तक इन्होंने बनाया था, साथ साथ करके 8 समूह इन्होंने बनाया था। ठीक है, चलिए मैं आपको उसको दिखा देता हूँ।
ये देखिए, ये है न्यूलैंड का अष्टक नियम, जो आपकी पुनरावृत्ति करिए सारे गामा पाधा नी उसका सा आ जाएगा। तो इसमें हर जो आठवां तत्व है ये इसकी रिपीटेशन करती है, ये इन्होंने कहा था। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा हर जगह संभव है? नहीं है, है ना। क्यों? देखिए, इसका जो क्रोमियम जो आपको जो दिख रहा है ना यहाँ पे क्रोमियम, ठीक है, वो क्रोमियम जो तत्व है उसका जो गुणधर्म एल्यूमिनियम से नहीं मिलता है, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन, सल्फर और उसके बाद में है हमारे पास में आयरन, ठीक है। ये देखिए ऑक्सीजन, सल्फर और आयरन, तो आयरन के जो गुणधर्म है वो टोटली अलग है ऑक्सीजन से और सल्फर से, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो गैस है और ये क्या है, धातु है। तो ये दोनों के, तो ये इसकी जो थी कुछ कमियां थी न्यूलैंड के अष्टक नियम की। अब चलिए हम लोग तीसरा बात करते हैं लोथर मेयर के नियम के बारे में, ठीक है। तो ये तीसरा थे लोथर मेयर, ये भी जर्मन वैज्ञानिक थे, ठीक है, लोथर मेयर। तो इन्होंने क्या कहा था कि जब परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य ग्राफ खींचते हैं, तो जैसे हम लोगों ने कहा ये परमाणु भार है और ये परमाणु आयतन है, तो इसके मध्य अगर हम ग्राफ खींचते हैं इस टाइप का कुछ, तो क्या होता है कि उनके मध्य ग्राफ खींचा जाए तो परमाणु आयतन जो है उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब यहाँ से जो एक आवर्त के बाद उसका ये पुनरावृत्ति होती रहेगी, आवर्ती फलन के रूप में रहेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको उसका ग्राफ भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, इन्होंने एक ग्राफ बनाया था परमाणु आयतन और परमाणु भार के मध्य। तो ये इन्होंने कहा था कि इनके जो परमाणु आयतन है और परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो इन्होंने नया शब्द यहाँ पे यूज़ किया था, आवर्ती, ठीक है, एक निश्चित आवर्त में, है ना। आवर्त मतलब समझते हैं ना, एक निश्चित अंतराल में, है ना। तो अब क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे इन्होंने जो वक्र बनाया था उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे सोडियम नहीं दिख रहा है आपको, सोडियम का यहाँ पे है, और यहाँ पे आपको सॉरी सोडियम ये वाला है, सॉरी ये आपको दिख रहा है सोडियम, ये आपको पोटेशियम और ये रुबिडियम। तो इन्होंने जब ग्राफ बनाया तो देखिए एक आवर्त फलन के रूप में आगे बढ़ रहे हैं और ये जो है इसके सबसे टॉप में है ना, शिखर में है। और वैसे ही आप अगर देखेंगे दूसरा, तो यहाँ पे देखिए ये फ्लोरीन है, ठीक है, और उधर में आप देखिए तो यहाँ पे आपका क्लोरीन है, और उसके बाद इधर में देखेंगे तो आप ब्रोमीन है। देखिए यहाँ पे फ्लोरीन मतलब ये ऐसा कुछ दिख रहा है, ये ऐसा कुछ दिख रहा है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे ब्रोमीन है। तो ये आवर्ती फलन मतलब ये बढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये एक निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक बढ़ेंगे तो एक निश्चित अंतराल, जैसे यहाँ पे यहाँ 10 बढ़ा है तो अगले बार वो 15 बढ़ेंगे और अगले बार फिर वो 20 बढ़ेंगे, मतलब आवर्त फलन के रूप में बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो उस टाइप का ये बढ़ रहे हैं। और अब अगर देखेंगे तीसरा, ये चढ़ाव में है। अब उसके बाद देखिए मैग्नीशियम, उसके बाद आप देखिए कैल्शियम और उसके बाद आप देखिए स्ट्रांसियम, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है घटाव वाले क्षेत्र में, यहाँ से डाउन जा रहा है तो ये घटाव वाले क्षेत्र में। तो ये खाली आप इसको इतना ही याद रखिएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे लोथर मेयर, जिन्होंने कहा था कि परमाणु आयतन जो है वो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये हो गया लोथर मेयर के बारे में। अब चलिए हम लोग बात करेंगे अगला, जो है मेंडलीफ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेंडलीफ इस आवर्त सारणी का जो पितामह कहा जाता है, या आवर्त सारणी जो जिसकी देन है वो कहा जाता है। तो एक्चुअल में जाता है क्रेडिट मेंडलीफ, जिनका पूरा नाम था डमित्री इवाजेविक मेंडलीफ, ठीक है। ये रूसी वैज्ञानिक थे और इन्होंने उस समय जो तत्व खोज किए थे वो 63 तत्व को अपने आवर्त सारणी में जगह दिया था। तो ये भी आप याद रखिएगा, है ना। आगे चल के आपको कंपटीशन एग्जाम में सब पूछे जाते हैं, छोटे छोटे चीज़ हैं जो आदमी के ध्यान से नहीं उतर जाते हैं। तो उस समय इन्होंने 63 तत्वों को अपने परमाणु वाले जो टेबल बनाए थे आवर्त, है ना, आवर्त सारणी, उसमें इन्होंने जगह दिया था। ओके, तो ये थे मेंडलीफ महोदय। अब चलिए मेंडलीफ महोदय ने क्या कहा था उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं बढ़िया से। बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आप एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए और पढ़िए, क्योंकि ये आपको आगे चल के कंपटीशन एग्ज़ाम जब आप देंगे ना, है ना, पीटी दें या फिर जेई दें, जेई मेंस दें या फिर पीएमटी दें, जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं उसमें ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं जो पूछे जाते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या किया, अलग अलग तत्वों को, है ना, उनके जो गुणधर्म हैं उसके बारे में इन्होंने स्टडी किया। तो उन्होंने पाया कि एक जो तत्वों के जो भौतिक एवं रासायनिक जो गुणधर्म है ना, इन्होंने अब यहाँ पे नया चीज़ जोड़ दिया। आप जो स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूँ, जो वैज्ञानिकों ने कहा उसको बहुत ध्यान से सुनिए। इन्होंने कहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक
यहाँ पे इन्होंने रासायनिक गुणधर्म भी जोड़ दिया। ठीक है, रासायनिक जो गुणधर्म हैं वो क्या होते हैं, उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक जो गुणधर्म है, अभी तक सब परमाणु भार के ऊपर लेके चल रहे थे, तो इन्होंने उसमें जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें पाया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, भौतिक आप समझते हैं ना, जो फिजिकली उसमें कुछ चेंजेस आता है, और जो आप रासायनिक समझते हैं, जब आप उसको कोई चीज़ से मिलाते हैं तो क्या रिएक्ट करता है, तो इसको जो गुणधर्म है उसके जो परमाणु भार है उसके आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको क्या क्या नियम बताए थे, एक बार आप रिवाइज कीजिए। डोबेराइनर का त्रिक नियम बताया था कि तत्वों को परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित करने पर उसका जो मध्य का जो तत्व है वो पहले और तीसरे तत्व का परमाणु भार का औसत होता है, ये डोबेराइनर ने कहा था। अब न्यूलैंड में क्या कहा था कि तत्वों को परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित करने पर हर 8वां तत्व जो है वो पहले तत्व के साथ जो है समानता दर्शाती है, ये न्यूलैंड ने कहा था। अब लोथरमेयर ने क्या कहा था कि परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य अगर ग्राफ खींचा जाता है तो तत्वों के परमाणु आयतन जो है उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अब चौथा मैंने क्या बताया अभी कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये थे हमारे मेंडलीव के नियम। ठीक है, तो जैसे अभी हम बात करते हैं, तो इन्होंने 63 तत्व को उस समय खोजा था। अब जो इन्होंने तत्वों को बनाया था उसमें क्या बोला था कि हमारे पास यहाँ पे जब सारणी हम बनाएंगे, है ना, सारणी बनाएंगे तो सारणी कुछ ऐसा ही बनता है, सारणी हमारे पास कुछ ऐसा ही बनेगा, है ना भाई, सारणी तो ऐसा ही बनता है। तो अब इन्होंने वहाँ पे सारणी को अलग अलग नाम दे दिया था सारणी में। ये देखिए, ये आपका ऊर्ध्वाधर है और ये आपका क्षैतिज है, ये आपका क्षैतिज हुआ, है ना, ये आपका क्षैतिज है और ये आपका ऊर्ध्वाधर है। तो इन्होंने ऊर्ध्वाधर लाइन को कहा था, इसको वर्ग, दिख रहा है आपको, वर्ग के रूप में याद भी रख सकते हैं आप। ऊर्ध्वाधर लाइन को क्या कहा था इन्होंने, वर्ग के रूप में दिख रहा है। अब वर्ग, या इसको कहते हैं इंग्लिश में ग्रुप। ठीक है, और जो क्षैतिज लाइन थी ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ देता है, जो क्षैतिज लाइन की थी उसको कहा था आवर्त। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ये जो लाइन है वो कैसे है, ये जो जा रही है क्षैतिज लाइन, इसको क्या कहा था, आवर्त। और जो ये जो लाइन है जो ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे जा रही है उसको कहा था वर्ग या फिर समूह या ग्रुप। ठीक है, तो ये थे इनके आवर्त सारणी के नाम, उसको रख दिया गया था ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज को। तो चलिए और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये देखिए, ये मेंडलीव के आवर्त सारणी है। तो इसमें क्या थी कि इन्होंने कुछ तत्वों के लिए खाली स्थान आपको दिख रहे हैं छोड़े हुए हैं, तो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि ये उस समय जो ज्ञात तत्व नहीं थे उसके लिए भी खाली स्थान छोड़ के रखा था। और ये भी इनके जो नियम थी वो अब परमाणु भार के हिसाब से लगभग सटीक थी, मतलब वो जो बाकी के नियम आए थे उससे ये बहुत सटीक थी। और इसी के आधार पर ही आधुनिक आवर्त सारणी का मतलब क्या बोले उसको, आधुनिक आवर्त सारणी बना गया। और इनके जो सारणी में जो मैंने बोला था कि खाली स्थान छोड़ के रखा था, तो उसमें अक्रिय गैसों के लिए एक अलग से जगह दे के रखा था, है ना। अक्रिय गैस जिसको हम लोग निष्क्रिय गैस भी कहते हैं, है ना, या फिर जिसको हम लोग देखिए शून्य समूह कहते हैं, तो उसके लिए इन्होंने जगह छोड़ के रखा था। ठीक है, अब क्या था, इसकी जो कुछ कमियां थी वो भी आप पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं कमियां क्या क्या थी इनकी। तो देखिए, इसका समूह का पहला तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हम लोग जानते हैं कि H+ होता है और H- भी हो सकता है, मतलब वो चाहेगा तो एक हाइड्रोजन प्लस आयन ले सकता है और एक चाहेगा तो वो आयन दे सकता है ना। तो आयन लेगा तो वो हो जाएगा निगेटिव, और वो लेगा तो निगेटिव और देगा तो पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन में ये दोनों के गुणधर्म है। तो इसका स्थान इन्होंने सुनिश्चित नहीं किया था, ये हाइड्रोजन को कभी यहाँ पे रखा था और कभी कभी इसको हाइड्रोजन तत्वों के साथ भी रखा था। तो हाइड्रोजन का स्थान इन्होंने निश्चित नहीं किया था। दूसरा चीज़ था कि कुछ भारी तत्वों को, है ना, पहले मतलब हल्के तत्वों से पहले रख दिया था। जैसे आप देखिए, आपके पास में देखिएगा, यहाँ पे आप देखिए, कोबाल्ट का परमाणु भार है कितना, 58.93, और निकिल का परमाणु भार है 58.71। तो अभी यहाँ पे क्या किया इन्होंने, परमाणु भार इसका ज़्यादा है कोबाल्ट का, लेकिन उसको रख दिया है निकिल से पहले। लेकिन इन्होंने नियम में क्या कहा था कि परमाणु भार को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर, है ना, ठीक है ना। तो परमाणु भार के बढ़ते हुए तो है नहीं, परमाणु भार के बढ़ते हुए व्यवस्थित तो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि बड़ा वाला को पहले ही
रख दिया गया है। दोस्त इसमें और तीसरी कमी क्या थी कि समस्थानिक के बारे में, समस्थानिक के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा था। अब समस्थानिक क्या होते हैं कि कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक तो सेम होंगे लेकिन परमाणु भार अलग अलग होंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं समस्थानिक। तो समस्थानिक के लिए भी इन्होंने स्थान को नहीं छोड़ा था। और चौथी बात क्या थी कमी इसमें कि देखिए अभी तो हम लोग बोल रहे हैं कि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में चल रहे, तो अभी हम यहाँ पे कैसे अनुमान लगाएंगे कि वो कितना बढ़ेंगे। आप यहीं से देखिए कि यहाँ पे 22 था परमाणु भार, उसके बाद 24 हो गया, उसके बाद 29 हो गया, उसके बाद 28 हो गया, उसके बाद देखिए 30 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि कितना बढ़ेगा, उसके बीच में यहाँ पे कौन सा तत्व आएगा, कितने तत्व आएंगे, ये तो क्लियर नहीं है। मतलब एक निश्चित रूप से कितना परमाणु भार बढ़ना चाहिए अगला तत्व के लिए, ये क्लियर नहीं था इसमें। तो मैंने आपको 4 इसमें कमियाँ बताई थी। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। दूसरा था कि यहाँ पे देखिए परमाणु भार, अधिक परमाणु भार वालों को पहले ही रख दिया गया है, यहाँ पे भी रख दिया गया है ना, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। तो ये दूसरे थे, समस्थानिक के लिए जगह नहीं था। तीसरा था और कितना उसमें बढ़ेंगे परमाणु भार और कितना तत्व उसमें खोजे जाएंगे, ये क्लियर नहीं थे। तो बच्चों ये थे हमारे 4 वैज्ञानिकों के अलग अलग जो आवर्त सारणी में योगदान था, आवर्त सारणी में उन्होंने नियम दिया था, वो थे। अब कल हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग मोसले जी की अवधारणा को पढ़ेंगे, जो इन सब का ही निचोड़ है। उन्होंने इस सब को आगे बढ़ाया है। क्योंकि देखिए कोई भी काम जब शुरू होता है, घर का काम जब शुरू होता है, तो आपको मालूम है कि यहाँ नींव डाला जाता है, नींव से ही शुरू होता है। तो वैसे ही ये जो जितने नियम थे वो एक नींव का काम किया, और तब जा कर के हमको इतना बढ़िया आवर्त सारणी आज मिला है, जिसको हम लोग 118 जो ज्ञात तत्व हैं वर्तमान में, उन सब की स्टडी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई जारी रखिए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो।